सूरज अभी अभी निकला था। चंद्रपुर गांव के खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। दूर दूर तक फैले थे हरे भरे खेत, बैलगाड़ियां चल रही थीं और किसानों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। लेकिन इन सब के बीच गांव के उत्तर की ओर एक जंगल फैला हुआ था, घना, सुनसान और बिल्कुल खामोश। लोग उसे साया वाला जंगल कहते थे वहां एक अजीब सी ठंडक रहती है और एक अनकही उदासी भी। पंछी भी शाम ढलते ही चुप हो जाते, जैसे किसी डर में हो। पिछले कुछ सालों से गांव में बारिश बहुत कम हो रही थी। नदी का पानी सूख रहा था और खेत प्यासे लगते थे। लोग कहते थे जंगल में कुछ बुरा छिपा है, पर सच्चाई कुछ और थी। असल में लिप्सा थी, लालच था, जंगल के पेड़ काटकर पैसा कमाने की चाह जिसने गांव की रूह में दरार डाल दी थी। रामलाल चाचा, आप देख रहे हैं ना, खेतों में दरारें पड़ गई हैं। अगर नदी का पानी ना आया तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। बेटा, मैंने अपनी सारी उम्र में ऐसा वक्त नहीं देखा। पहले ये जंगल हमारे लिए बरकत था, अब लगता है साया बन गया है। बरकत हमने खुद छीनी है चाचा। जब दामोदर बाबू ने पेड़ कटवाने शुरू किए थे, हम सब चुप रहे। अब वो लकड़ियां शहर जा रही हैं और हम सब के हाथ खाली रह गए। सच कह रहे हो बेटा, मगर दामोदर के आगे कौन बोले? वो जमीन का मालिक है, हम तो बस मजदूर हैं। दामोदर गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। ऊंचा मकान, पक्का आंगन, 4 नौकर। पर दिल में अहंकार और लालच की आग। उसने जंगल के पेड़ बेचे, शहर के ठेकेदारों से मोटा पैसा कमाया, यहाँ तक कि नदी का बहाव भी मोड़ दिया ताकि पानी सिर्फ उसकी जमीनों तक पहुंचे। बाकी खेत सूख गए, पर दामोदर के खेत अब भी लहलहा रहे थे। आदित्य के दिल में आग थी। वो जंगल से जुड़ा हुआ था, बचपन से वहीं खेला था, साया वाले जंगल में। लकड़ियां बटोरता, पंछियों को देखता, उनकी आवाजें सुनता। अब जब पेड़ों के कटने की आवाज आती तो उसे लगता जैसे उसका अपना घर उजड़ रहा हो। दामोदर बाबू, आप जंगल क्यों कटवा रहे हैं? वो तो सबके काम का था। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश कहां से आएगी? बारिश पेड़ों से नहीं, किस्मत से आती है आदित्य। तुम किसान लोग बातें ज्यादा करते हो, काम कम। काम तो हम करते हैं बाबू, मगर जमीन भी सांस चाहती है। अगर ये जंगल खत्म हो गया तो गांव मर जाएगा। गांव मर जाएगा? नहीं आदित्य, गांव मरने के लिए नहीं बनते, काम करने के लिए बनते हैं। और तुम जैसे लोग सोचने में वक्त बर्बाद करते हो। चलो जाकर अपना खेत संभालो। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। वो चुपचाप पलट गया। शाम को जब वह अपने खेत के किनारे बैठा था तो सामने की नदी जैसे सिसक रही थी। पानी की जगह कीचड़ था और जंगल की ओर धुआं उठ रहा था। पेड़ जलाए जा रहे थे। अचानक उसने पीछे से किसी की आवाज सुनी। भैया, आप फिर अकेले बैठी हैं? माँ कह रही थी खाना ठंडा हो जाएगा। आ जाऊंगा रंजनी, बस जरा जंगल की तरफ देख रहा था। देखो, वहां से धुआं उठ रहा है। ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। सब कहते हैं वो जगह मनहूस है, लोग वहां जाना नहीं चाहते, पर आप रोज उधर देखते रहते हैं। मनहूस वो जगह नहीं, लोग हैं जो अपनी जमीन का दिल काट रहे हैं। रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव पर छा गया था। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। आदित्य ने आसमान की ओर देखा। बादल नहीं थे, बस ठंडी हवा, और उस हवा में एक अजीब सी खामोशी। वो फुसफुसाया, ये जमीन अब रो रही है। सुबह हुई तो गांव के चौक में हलचल मच गई। लोग भागते हुए आए, चिल्लाने लगे, नदी सूख गई, पानी नहीं है। औरतें मटके लिए बैठी रो रही थी। उनकी आंखों में डर था, थकान थी और एक गहरी बेबसी। ये जुल्म है, सबके खेत सूख जाएंगे। पर कौन बोलेगा? दामोदर से कोई पंगा नहीं लेता। मैं बोलूंगा। अगर हम सब चुप रहे तो कल हमारे बच्चे भी प्यासे मरेंगे। बेटा, तेरी हिम्मत अच्छी है, पर सोच समझकर कदम रखना।
दामोदर के आदमी खतरनाक हैं। डर के हम जिंदा कब तक रहेंगे चाचा? अगर जमीन के लिए आवाज नहीं उठा सकोगे तो किसान कहलाने का हक भी नहीं। आदित्य चुप खड़ा था, पर उसकी आंखों में एक आग जल रही थी। वो जान चुका था अब चुप रहना नामुमकिन है। रात को जब सब सो गए तो वो चुपके से उठा, लालटेन जलाई और धीरे धीरे कदम रखते हुए नदी की तरफ चला गया। रास्ते भर बस पत्तों की सरसराहट थी और कभी कभी कोई झिंगुर की आवाज। फिर जंगल शुरू हुआ। हवा में जलने की बू थी। जमीन पर पेड़ों के कटे तने बिखरे पड़े थे। चांद बादलों के पीछे छिपा था और जंगल बिल्कुल सुनसान। ये जगह कभी सांस लेती थी, अब देखो हर तरफ मौत है। तुम कौन हो? यहाँ रात के वक्त क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मेरा नाम मीरा है। मैं दामोदर बाबू की बेटी हूँ। तुम्हारे बाप मैं भी ने मेरी यही जानने जमीन आई का हूँ गला कि घोटा मेरे है। पिता ने क्या किया है। अगर तुम ये जानती हो तो तुम्हें उनके खिलाफ बोलना होगा। मैं बोलूंगी, लेकिन मुझे सच अपनी आंखों से देखनी थी। ये जंगल अब कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। वो रुका, थोड़ी देर तक बस चारों तरफ देखा, फिर झुककर एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। धीरे से कहा, ये मिट्टी सोई नहीं है, बद्दुआ दे रही है। फिर उसकी आवाज में एक कठिन इरादा था। अब मैं देखूंगा कौन रोकता है नदी को। सुबह होते ही गांव में कुछ अलग सी हलचल थी। लोगों के चेहरों पर बेचैनी थी। कोई डर में था, कोई गुस्से में। आदित्य की बातें जैसे दिलों में चुभ गई थीं। जो कल तक चुप थे, आज वही कानाफूसी कर रहे थे। अब बहुत हो गया। पानी, हमारी धरती का पानी, किसी एक का नहीं हो सकता। पर सब जानते थे, दामोदर का नाम लेना मतलब मुसीबत को बुलाना। फिर भी हवा में कुछ बदल रहा था। उधर दामोदर के घर में भी सन्नाटा था, पर अजीब सा। मीरा, उसकी इकलौती बेटी, पहली बार अपने बाप के फैसलों से उलझी हुई थी। कल रात जो उसने देखा, जले हुए पेड़, मरे हुए पंछी और सूखी नदी, वो सब उसके दिल में जैसे कांटा बनकर धंस गया था। बाबा, क्या आपने सच में नदी का रास्ता मोड़ दिया है? किसने कहा तुमसे? वो आदित्य, वो कमक लड़का गांव को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मैंने खुद देखा है बाबा। जंगल में पेड़ जले हुए हैं, नदी सूखी है, वहाँ हवा में सांस लेना भी मुश्किल था। ये सब ठेकेदारों का काम है। मैंने तो बस सौदा किया है। बेटा, दुनिया पैसे से चलती है, जज्बात से नहीं। तुम औरत हो, तुम्हें इन बातों का क्या पता? अगर पैसों से जमीन जलती है तो उसका अंजाम तबाही ही होता है बाबा। मैं औरत जरूर हूँ, मगर अंधी नहीं। बहुत बातें सीख ली तुमने। शायद जंगल की सैर तुम्हें भारी पड़ेगी। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर उसके चेहरे पर एक सख्त इरादा भी था। वो जानती थी, इस बार वो चुप नहीं रहेगी। गांव के चौक पर आदित्य खड़ा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, अगर हमारी जमीन सूख गई तो हम सब मर जाएंगे, पर अब नहीं, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। बूढ़े, औरतें, किसान, सब आ गए। उनके चेहरों पर थकान थी, पर आंखों में उम्मीद की लौ जल उठी थी। भाइयों, हम सब जानते हैं कि नदी क्यों सूखी है। जब जंगल का साया हटा तो बादल भी रूठ गए। अगर हम अब भी चुप रहे तो कल हमारे बच्चों के पास पीने का पानी भी नहीं होगा। पर दामोदर के आदमी हमें धमकाते हैं। पिछले हफ्ते रामलाल का बैल भी छीन लिया गया। हम अब नहीं डरेंगे। अगर जमीन हमारी है तो फैसला भी हमारा ही होगा। ठीक कहा माँ जी। अब वक्त आ गया है कि हम जंगल का रास्ता खुद देखें। हम सब चलेंगे, देखेंगे नदी कहाँ रुकी है। और फिर भीड़ हिलने लगी। गांव के मर्द, औरतें, बच्चे सब आदित्य के पीछे चल पड़े। गली में मिट्टी उड़ रही थी, पर उस दिन उस हवा में कुछ और था, हिम्मत थी। उधर दामोदर के नौकर भागे जा रहे थे। बाबू, गांव वाले निकल पड़े हैं, हथियार उठा लिए हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। हवा में अब एक ही आवाज थी,
बदलाव की और टकराव की। बाबू, आदित्य सबको लेकर जंगल जा रहा है। कह रहा है कि आपने नदी बंद कर दी है। हरामी, ये लोग हद पार कर रहे हैं। जाओ, अपने आदमी भेजो। जो भी जंगल के अंदर आया उसे वापस ना आने देना। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अपने ही गांव के लोगों के खिलाफ हो गए हैं। ये लोग मेरी जमीन पर हमला कर रहे हैं। अगर मैंने इन्हें ना रोका तो मेरा नाम, मेरा हक सब खत्म हो जाएगा। हक जमीन का होता है, इंसान का नहीं बाबा। मेरा, तुम मेरे खिलाफ जा रही हो? अगर सच्चाई आपके खिलाफ है तो हाँ, मैं सच्चाई के साथ हूँ। आदित्य और गांव वाले धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते गए। हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी। जमीन नर्म थी, जैसे हाल ही में भीगी हो। कहीं कहीं सूखी लकड़ियों के ढेर पड़े थे, जले हुए, ठंडे, राख जैसे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट और कभी कभी किसी टूटती टहनी की आवाज। आगे बढ़ते बढ़ते वो सब जंगल के बीच पहुंचे, जहां एक छोटा सा तालाब था और वहीं नदी का पानी रोका गया था। पत्थरों का बांध और मिट्टी के पीछे लगे हुए थे लकड़ियों के तख्ते, जिन पर ठेकेदारों के निशान साफ दिख रहे थे। दामोदर कंस्ट्रक्शन नाम पढ़ते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने डर से मुंह ढक लिया तो कोई बस जमीन को देखने लगा चुपचाप। फिर कुछ बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने झुककर मिट्टी को छुआ, माथे से लगाई और आंखें बंद कर लीं। हवा में एक भारीपन था, जैसे जंगल खुद रो रहा हो और धरती शिकायत कर रही हो। ये तो जुल्म है, पानी का रास्ता बंद कर दिया गया है। हाँ, ये बांध हम ही तोड़ेंगे। ये पानी हमारा है, हमारे बच्चों का है। बेटा, ये आसान नहीं। अगर बाबू के लोग आ गए तो खून बहेगा। अगर हम आज न लड़े तो कल प्यास से मरेंगे। मैं आगे बढ़ूंगा, जो मेरा साथ दे वो हाथ उठाए। लोगों ने मिलकर पत्थर हटाने शुरू किए। किसी ने बांध की मिट्टी तोड़ी, किसी ने लकड़ियां उखाड़ी, और फिर बस कुछ ही पल में एक गूंज उठी। पानी का शोर, नदी जैसे अचानक जिंदा हो उठी हो। पानी बहा और उसके साथ जैसे गांव की रूह फिर लौट आई। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। औरतें झुककर मिट्टी चूमने लगी। बूढ़ों की आंखों से आंसू बह रहे थे। हमारा पानी वापस आ गया। पर यह खुशी ज्यादा देर टिक ना सकी। जैसे किसी ने अचानक आसमान से मुस्कान छीन ली हो। दूर से आवाजें आने लगीं, घोड़ों की टापें, डंडों की ठक-ठक और फिर चीखें। दामोदर के आदमी आ गए, हाथों में डंडे, लाठियां, चेहरों पर गुस्सा और आंखों में डराने का जुनून। हवा में अब खुशबू नहीं थी, बस बारूद और डर की गंध तैर रही थी। सब पीछे हट जाओ, ये बाबू की जमीन है। यहाँ जिसने हाथ लगाया उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये जमीन सबकी है। तुम जाकर अपने बाबू से कहो, किसान अब चुप नहीं बैठेंगे। आदित्य, तेरी जुबान बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। जो सच है वो सबके सामने है। बांध हमने नहीं तोड़ा, जुल्म ने खुद ब खुद टूटना था। मेरा? तुम यहां? हाँ आदित्य, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूं, मेरे पिता ने जो किया वो गलत था। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक साया आगे बढ़ा। दामोदर, घोड़े पर सवार, सीना ताने हुए, पर चेहरा गुस्से से तपा हुआ और आंखों में एक हल्की सी घबराहट। वो रुका, चारों तरफ देखा। नदी फिर बह रही थी। वो पानी जिसे उसने बांध लिया था, आज खुद उसके सामने आजाद बह रहा था। लोग झुककर पानी में हाथ डाल रहे थे और कोई कोई तो उस पानी को माथे से लगा रहा था, रोते हुए, जैसे अपने खोई बच्चे को फिर पा लिया हो। दामोदर कुछ पल चुप रहा। उसके घोड़े की सांसें भी भारी हो गईं। बस हवा में एक ही आवाज थी, पानी की। ये सब किसने किया? ये बगावत है। हाँ, ये बगावत नहीं, ये तो इंसाफ है। आपने जमीन का गला घोंटा और हमने उसे सांस दी है। बाबा, अब रुक जाइए। ये लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। ये आपकी जमीन के वारिस हैं। तुम भी उनके साथ हो, अपनी इज्जत दांव पर लगा दोगी। इज्जत जमीन से जुड़ी है बाबा। अगर जमीन शर्मिंदा हो गई तो नाम का क्या फायदा।
कुछ पल सब खामोश रहे। न किसी ने कुछ कहा, न किसी ने कुछ किया। बस हवा चल रही थी, धीमी और नम। दामोदर ने धीरे से आसमान की तरफ देखा। बादल घूम रहे थे, हवा में नमी थी, और फिर पहली बूंद गिरी। सालों बाद धरती पर बारिश की पहली बूंद। लोग रुक गए, आंखें ऊपर उठीं, होठों पर मुस्कान थी। आदित्य के चेहरे पर सुकून था और दामोदर की आंखों में एक खामोश शर्म और शायद एक पछतावा। बारिश बढ़ी, मिट्टी से खुशबू उठी और जंगल के ऊपर एक नई शुरुआत की आहट गूंजने लगी। बारिश थम चुकी थी। गांव के ऊपर ठंडी हवा बह रही थी। नदी के बहने की आवाज अब हर गली, हर आंगन में गूंजती थी। पर उस हवा में एक अजीब सी खामोशी भी थी। दामोदर के घर के दरवाजे बंद रहते और लोग उसे रास्ते में देखकर नजरें झुका लेते। वो जो कभी सब पर हुकूमत करता था, अब अपने ही गांव में एक परछाई बन गया था। मीरा रोज सुबह नदी किनारे बैठती, पेड़ों के बीच उस पानी को देखती जो कभी थम गया था। आदित्य कभी कभी वहां आता, पर दोनों के बीच ज्यादा खामोशी थी, कम शब्द। दोनों जानते थे कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मेरा गांव वाले अब तुम्हारे बाबू से नाराज नहीं हैं, पर वो खुद को माफ नहीं कर पा रहे। मैंने उन्हें देखा है आदित्य। वो रात को देर तक आंगन में बैठे रहते हैं, शायद जमीन से माफी मांगते हैं। कभी कभी इंसान इतनी ऊंची आवाज में बोलता है कि खुद अपनी पुकार नहीं सुन पाता। और कभी इतना खामोश हो जाता है कि दुनिया उसकी दिल की चीख भी नहीं सुन पाती। अगले दिन गांव के कुछ लोग नदी के बहाव को देखने निकले। चेहरों पर मुस्कान थी क्योंकि पानी लौट आया था। पर जब वो जंगल के भीतर पहुंचे तो देखा जहां बांध टूटा था वहां की जमीन धीरे धीरे धंस रही थी। पेड़ों की जड़ें हिल चुकी थीं, धरती जैसे अपनी सांस थामे खड़ी थी। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर 3 दिन बाद जमीन खिसकने लगी। नदी का पानी खेतों में भरने लगा। लोग फिर डरने लगे, वही पुराना डर, धरती का गुस्सा, इंसान की गलती। और आदित्य, ये नदी तो हमारे खेत डुबो देगी। पहले हम प्यास से मर रहे थे, अब पानी में डूब जाएंगे। हमें फिर से बांध बनाना पड़ेगा, वरना घर बह जाएंगे। बांध? वो तो सबसे बड़ी गलती थी। शायद हमने जमीन का जख्म खोल दिया, मगर उसे भरा नहीं। हमें नया रास्ता ढूंढना होगा जो नदी को भी सांस दे और गांव को भी। जब ये बात दामोदर तक पहुंची तो वो पहली बार घर से बाहर निकला। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि डर था, अपने किए के अंजाम का डर। वो सीधा नदी के किनारे पहुंचा, जहां गांव वाले इकट्ठे थे। पानी के बीच, मिट्टी के ऊपर और आसमान के नीचे कहानी फिर से एक मोड़ लेने वाली थी। मैं जानता हूं ये सब मेरी गलती से शुरू हुआ, लेकिन अगर मैं मदद कर सकूं तो बताओ। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो एक वादा करो। जंगल को फिर से जिंदा करने में हमारा साथ दोगे? पेड़ों को वापस आने में साल लगेंगे, और शायद जिंदगी भी। पर यही जिंदगी तो जमीन से जुड़ी है बाबा। अगर हमने जमीन को वक्त दिया तो वो हमें फिर से अपनाएगी। कुछ पल सब चुप रहे। फिर दामोदर ने पहली बार फावड़ा उठाया। पूरा गांव हैरान था। वो आदमी जिसके हुक्म से जंगल का साया मिट गया था, आज उसी साय को लौटाने की कोशिश कर रहा था। हाथों में मिट्टी थी, माथे पर पसीना, और दिल में शायद पछतावे का बीज। हम बांध नहीं बनाएंगे, हम नदी को बहने देंगे, पर उसके किनारों को मजबूत करेंगे। हर घर एक पेड़ लगाएगा, और जो पेड़ लगाए उसका नाम अपने बच्चों के नाम पर रखे, ताकि वो याद रखें जमीन मां है, मिल्कियत नहीं। मैं सब औरतों को बुलाती हूँ। हम मिट्टी के घड़े पानी से भरेंगे और इन पौधों को सींचेंगे। गांव का मंजर बदलने लगा। मर्द जमीन समतल कर रहे थे, औरतें बीज बो रही थी, बच्चे नदी किनारे मिट्टी से खेल रहे थे। हवा में फिर से हंसी घुलने लगी थी। साए वाले जंगल के किनारे अब नई कोपलें झांकने लगी थी। जमीन फिर से सांस ले रही थी। समय बीतता गया और एक दिन
सूरज की किरणें नए पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ी। हवा में फिर वही ठंडक थी, वही सुकून, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, जंगल कभी मरता नहीं, बस इंसान के बदलने का इंतजार करता है। देखो आदित्य, जंगल वापस आ रहा है, पर अब वो पहले वाला नहीं, अब उसमें हमारी सांस है। और हमारी कहानी भी। साया वाला जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक सबक है। हाँ, अब मैं सुकून से सो सकूंगा। बाबा, सुकून जमीन से नहीं दिल से आता है, और आपका दिल अब साफ है। चांदनी रात थी। जंगल के पत्तों पर ओस के कतरे झिलमिला रहे थे। मीरा, आदित्य और दामोदर तीनों नदी के किनारे बैठे थे। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी और नदी का बहाव जैसे कोई लोरी गा रहा हो। मीरा ने धीरे से कहा, जब हमने जमीन को सुना तो उसने हमें माफ कर दिया।